डॉक्टर मलिक नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। इतलात आ रही हैं जहां ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, जवाब में इजराइल की जानिब से भी एक और हमला किया है और रईसी पावर प्लांट बताया जा रहा है जहां पर हमला किया है। किस जानिब ये सिचुएशन जाते हुए देख रहे हैं? तकरीबन 2 घंटे पहले जो है वो ईरान ने हमला किया और वक्फा जो है दोनों मालिक की जानिब से हमले का अब वो कम होता जा रहा है और विद इन आवर्स जो है वो रैपिडली इजराइल ने अटैक किया है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, मैं समझता हूं कि ये सिचुएशन बहुत डायर सिचुएशन है, बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। मैं एक बात बड़ी वाजे करता चलूं कि ईरान की डायरेक्ट एंगेजमेंट की कैपेसिटी नहीं है। ईरान के लिए इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, और ये बाय द वे ईरान को भी ये बात पता है, इसलिए कि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि ईरान ने इसराइल के हमले के जवाब में अपने ड्रोन भेजे, जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग ड्रोन्स होते हैं, और वो भी एडवांस वार्निंग दे के कि हम 9 बजे आपको ड्रोन अटैक करेंगे। सो ईरान की डायरेक्ट एंगेजमेंट की कैपेसिटी नहीं है। ईरान के लिए इस वक्त जो ऑप्शन है, सबसे बड़ी ऑप्शन इस वक्त डिप्लोमेटिक ऑप्शन है। उनको इस मसले को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए, वरना ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह स्टेप होगा जो डायरेक्ट एंगेजमेंट में वो इन्वॉल्व हो गए, एंगेज हो गए। तो और उसके लिए मैं समझता हूं कि इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन जो ईरान के पास है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ डायरेक्ट इतने अच्छे ताल्लुकात पिछले साल तक नहीं थे, लेकिन आज आर्मी चीफ साहब अमेरिका में मौजूद हैं, बहुत वीवीआईपी ट्रीटमेंट वहां पे दिया गया है। कल वो अमेरिका की फौज की 249th एनिवर्सरी में चीफ गेस्ट हैं। सो इसका मतलब है कि इस वक्त वो काफी करीबी मरासम हैं पाकिस्तान के, और स्पेशली आर्मी चीफ के अमेरिकन लीडरशिप के साथ। तो ईरान के लिए मेरा ख्याल है बेहतरीन इस वक्त जो ऑप्शन है कि वो पीसफुल रेजोल्यूशन की ऑप्शन को एक्सरसाइज करें, डायरेक्ट एंगेजमेंट में ना जाएं। ये बहुत बड़ा डिजास्ट्रस इसका रिजल्ट होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अहम जो है वो नुक्ता उठाया है कि डायरेक्ट इंगेजमेंट इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। आपने तमाम पहलुओं को भी नदीम साहब इसमें कवर किया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान समेत जो है वो सऊदी अरब भी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही अगेन रिपीटेडली एक ही सवाल है कि क्या ईरान किसी भी तरीके से मानने पर तैयार होगा? आपसे कुछ देर पहले जो है सलामती कौंसिल में वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि ईरान से किसी भी किस्म के तहम्मुल की अपील ना की जाए, हम पर हमला किया गया है। देखिए, बात मैं फिर वही अपनी बात को दोहराऊंगा कि ईरान से ज्यादा ईरान की कैपेसिटी को कोई नहीं जानता, लेकिन ये हकीकत है कि ईरान बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो जाएगा अगर ईरान ने इस वक्त पीसफुल ऑप्शन को एक्सरसाइज ना किया। सऊदी अरेबिया, मैं आपको ये भी बताता चलूं, सऊदी अरेबिया विल नॉट एंड कैन नॉट प्ले अ पार्ट, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो इस वक्त जो करीबी तरीन मरासम हैं वो इजराइल के साथ हैं। सो सऊदी अरेबिया अगर मीडिएट करेगा तो सऊदी अरेबिया की मीडिएशन में ईरान विल नॉट बी विनर और ए लूजर, नॉट ए विनर। सो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो बेहतरीन ऑप्शन है पाकिस्तान को भी, हालांकि ईरान ने माजी में बहुत नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव है। कुलभूषण यादव को अपनी सरजमीन यूज करने की इजाजत देना इंडिया के एजेंट को, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एग्रेसिव इकदाम था ईरान का, और ईरान नोइंगली ये अलाउ करता रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि उसके बावजूद पाकिस्तान ये स्टेप उठाने के लिए और मीडिएट करवाने के लिए बिल्कुल रजामंद होगा। और ऑलरेडी एम्बेसडर आसिम साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है सिक्योरिटी काउंसिल में, और मैं समझता हूं कि ईरान के लिए बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है। मैं ये बात बार बार ये दोहरा रहा हूं कि ईरान के पास बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है। ईरान मस्ट नॉट गेट इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट एंगेजमेंट। बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा ईरान, क्योंकि ईरान के पास कैपेसिटी नहीं है डायरेक्ट एंगेजमेंट की। वो 1 या 2 रोज से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी हकीकत हम सबको मालूम है कि ये इसराइल अकेले का हमला नहीं है, ये पीछे अमेरिका है, और अमेरिका के साथ
जंग करना इस वक्त किसी भी मुस्लिम मुल्क के लिए इंडिविजुअली वो एक सेंसिबल अप्रोच नहीं है, अनटिल एंड अनलेस तमाम मुसलमान मुल्क अगर यूनानिमस हो के बैठ के बात करते हैं और एक लाहा अमल, एक यूनानिमस लाहा अमल तैयार करते हैं कि इनफ इज इनफ, अब हम किसी के खिलाफ एग्रेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह की कोई एक्शन होता है और फौरी तौर पे एक्शन होता है तो फिर ईरान के लिए सेफ गार्ड पॉसिबल है, वरना ईरान इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल से दो चार है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो कि ईरान से नुकसान पे नुकसान उठाता रहा है माजी में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ईरान को अभी भी अपना ब्रदर मुल्क कहता है। पाकिस्तान को थोड़ा सा और एग्रेसिव इनिशिएटिव लेना चाहिए और पाकिस्तान को एक अच्छे दोस्त होने के नाते ईरान की लीडरशिप को मशवरा देना चाहिए कि अकल के नाखून लें। इस वक्त डायरेक्ट एंगेजमेंट और ये आर्म्ड एंगेजमेंट आपके इंटरेस्ट में नहीं है। इस वक्त पीसफुल रेजोल्यूशन करना चाहिए और ईरान को बहुत कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अपने सिटीजन्स की जानो माल बचाने के लिए, अपने मुल्क की बहुत बड़ी नुकसान से बचाने के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आपने बहुत ही ज़बरदस्त है इस वक्त ईरान की कैपेबिलिटीज़ और किस नहज पे जाके वो मुकाबला कर सकते हैं यकीन तौर पर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ ज़बानी कलामी अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो क्या ये दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में लेगी या ईरान के लिए कोई ऐसा नुकसान पैदा कर सकती है जिसका उसको रिकवर करने में सदियां लग जाएं? देखिए, मैं ये आपने भी बहुत एक लॉजिकल और सेंसिबल बात की है। पहली बात तो ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, अनफॉर्चुनेटली जो आज की इस वक्त की जो ग्राउंड रियलिटी है, इस वक्त पूरे रीजन में कोई कंट्री ईरान के साथ खड़ा नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अनफॉर्चुनेटली इट्स ए वेरी पेनफुल फैक्ट, ईरान के साथ कोई मुल्क खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। देखिए, ईरान ने हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया और तबाह बर्बाद करवा दिया लेबनान को। ईरान ने हमास को सपोर्ट किया, फलस्तीन को तबाह बर्बाद करवा दिया। ईरान ने हौथीस को सपोर्ट किया, यमन को तबाह करवा दिया। ईरान हमेशा प्रॉक्सी वार लड़ता रहा है और ईरान एक्सपर्ट है प्रॉक्सी वार का। खुद डायरेक्ट एंगेज करने की बजाय वो पैसे दे के, ऑयल से इस्तेमाल किए हुए कमाए हुए पैसे दूसरे कंट्रीज को दे के दूर बैठ के लड़ाई करने का एक्सपेरिमेंट करता रहा है। ये फर्स्ट टाइम है कि एक्चुअली सेकंड टाइम ईरान इराक वॉर के बाद जो 80s में हुई जी, ये इतने अरसे में 50 साल में ये पहली दफा है कि ईरान की डायरेक्ट एंगेजमेंट हुई है। और मैं बार बार ये कहूंगा कि ईरान को इस वक्त बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ईरान के लिए एक इस वक्त वाहिद ऑप्शन है जो फौरी तौर पे जंगबंदी भी करवा सकता है, क्योंकि आर्मी चीफ अमेरिका में मौजूद हैं। अगर ईरान सिंसियर रिक्वेस्ट करे पाकिस्तान को और अपनी कैपेबिलिटीज को इवेल्युएट करते हुए अपने अवाम की जानो माल को बचाएं और अपने मुल्क को टोटल डिस्ट्रक्शन से बचाएं और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करें, तो ये वाहिद ऑप्शन ईरान के पास मौजूद है। ईरान के पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसमें वाज़े तौर पर आपने जिस तरीके से कहा है वो मुस्लिम ममालिक और साथ ही साथ जो दीगर ममालिक हैं, ये मिडल ईस्ट को आप कंसिडर कर लें नदीम साहब, तो इसमें जो बयानात सामने आ रहे हैं शाम की जानिब से भी यही बयान आया है नई लीडरशिप की जानिब से कि बहुत नुकसान दिया है ईरान ने, लेकिन इस वक्त ईरान की खुद मुख्तारी को हम बिल्कुल कबूल करते हैं और उसको हक हासिल है कि अपना दिफा करे। ऐसे में क्या किस तरीके से इस मामले को रिजॉल्व होते हुए ईरान के इंटरनली जो लोग हैं वो देखेंगे? क्योंकि ऐसे में अगर ईरान आपने जिस तरीके से सारा मंजरनामा पेश किया है, ईरान अगर आज पीछे हो जाए तो आप समझते हैं कि इजराइल को शय मिलेगी, वो दोबारा अटैक करेगा? यकीनी तौर पर गुज़िश्ता अटैक में उन्होंने जो फ़लस्तीन की जो क़यादत थी उसको हिट किया, इस बार टॉप लीडरशिप को किया। अभी इस वक्त जो तन्हा जो है मेजर अगर रोल देखें तो वो आयतुल्ला ख़ामेनी पेश कर रहे हैं, तो वो उनको भी हिट कर सकते हैं। देखिए, वो तो डेफिनेटली जो मैंने पहले अर्ज की थी कि इसराइल की इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन ईरान में इतनी ज्यादा है
कि वो एक एक इंच के बारे में जानते हैं, ईरान के बारे में, ईरान की लीडरशिप के बारे में जानते हैं, उनकी तमाम तर मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं, कौन कहाँ बैठा है, कहाँ जा रहा है। ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। और जो सीरिया की, जो शाम की लीडरशिप ने बात की है, बात बड़ी उन्होंने थ्योरेटिकली तो बिल्कुल सही कही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम ममालिक को अपने दिफा का हक मौजूद है, उनका हक है दिफा करना, लेकिन क्या वो दिफा कर भी पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ी एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है, जिसमें मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव डिसीजन लेने के लिए जो जरूरत है वो ईरान को खुद है, ईरान की अपनी लीडरशिप को है। और मैं एक और बात आपकी सवाल के जवाब में बता दूं कि मुस्लिम ममालिक अगर चाहें भी कि ईरान का इस वक्त साथ दें तो वो कुछ नहीं कर सकते स्वाय ज़ुमानी जमा खर्च के, क्योंकि ये भी हमने माजी में पिछले 20 साल में देखा है कि ओआईसी की जब मीटिंग्स होती हैं तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। फलस्तीन पे हमलों पे हमले होते रहे, मीटिंग्स होती थी और मीटिंग्स बगैर किसी कंक्लूजन पे पहुंचते मीटिंग खत्म हो जाती थी और उनके नुमाइंदे, उनके लीडरशिप इस्लामी ममालिक के अपने अपने मुल्कों को वापस चले जाते थे। सो ओआईसी के ऊपर डिपेंड करना इस वक्त ईरान के इंटरेस्ट में नहीं है। ओआईसी के ऊपर उस सूरत आप डिपेंड कर सकते थे जब अभी मुज़ाकरात की, बातचीत की प्रोसेस चल रहा था, जिस वक्त फरवरी मार्च में अमेरिका ने ईरान के साथ डायरेक्ट एंगेज किया बातचीत के लिए। उस वक्त ओआईसी की तरफ से अगर प्रेशर आता तो ईरान अपनी कुछ इज्जत नफ्स को बचा सकता था। नदीम साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं समझता हूं कि इस वक्त ईरान के पास को बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ओआईसी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेगी। ओआईसी तो एक्शन लेने में, रेजोल्यूशन अडॉप्ट करने में भी 6-6 महीने लेते हैं। बिल्कुल। नदीम साहब, आप भरोसा देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।